नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण का पठार। प्रायद्वीपीय पठार को दोस्तों दक्षिण का पठार भी जो है कहा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों द्वीप यानी आइसलैंड। तो द्वीप क्या होता है दोस्तों? जमीन का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो तो उसको जो है द्वीप कहा जाता है। दोस्तों यह जो है एक जमीन का टुकड़ा हो गया, इसके जो है चारों ओर जो है यह जल हो गया, इधर भी और इधर भी, तो इसको बीच के जमीन के टुकड़े को जो है द्वीप यानी आइलैंड्स जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुला। दोस्तों प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप जो है जमीन का वह भाग जो तीन ओर से जो है जल से घिरा हो, यानी जमीन का वह भाग जो तीन ओर से जो है जल से घिरा होता है उसको जो है प्रायद्वीप कहते हैं। यानी यह हो गया दोस्तों जमीन का टुकड़ा हो गया, इसके इधर जो है स्थल यानी भूमि है और इधर जल है, इधर जल है और इधर जल है, तो इसको जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी जमीन का वह भाग जिसके तीन ओर से जो है जल हो, जल से घिरा और एक ओर से जो है जल से नहीं घिरा होता है, तो उसको जो है प्रायद्वीप जो है कहा जाता है। और द्वीप वह होता है जिसके चारों ओर जो है जल का घेराव यानी जल से घिरा होता है। जमीन का वह टुकड़ा जो जल से घिरा होता है उसको जो है द्वीप यानी आइलैंड्स जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। प्रायद्वीप भारत। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। यानी प्रायद्वीपीय भारत ये इंडिया का नीचे का हिस्सा, यानी प्रायद्वीपीय भारत हम आता है, यानी इधर भी जल है, इधर भी और इधर भी, इसको जो है प्रायद्वीपीय भारत दक्षिणी पठार या प्रायद्वीपीय पठार भी जो कहा जाता है। यह भाग जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। याद रखेंगे। दोस्तों पठार जो है समतल होते हैं, यानी पठार जो है इस आकार के होते हैं, यानी ऊपर से जो है ये समतल होते हैं, इनका आकार जो है त्रिभुजाकार होता है। यानी ये भारत को जो नीचे का पठार है इसका जो है ये त्रिभुजाकार है, इसका ऊपर का जो है समतल है। याद रखेंगे समतल हो गया तो इसको ही जो है पठार जो है कहा जाता है। आकार हो गया इसका त्रिभुजाकार, 300 मीटर की दूरी से जो है दिखाई दे। याद रखेंगे दोस्तों जो 300 मीटर की जो है दूरी से यह दिखाई दे। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अरावली पर्वत। अरावली पर्वत यानी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। यानी दोस्तों 800 मीटर 800 किलोमीटर की लंबाई किसकी? अरावली पर्वत की। याद रखें दोस्तों अरावली पर्वत की जो है 800 किलोमीटर की लंबाई। याद रखेंगे। विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। याद रखेंगे दोस्तों इन तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश तक जो है इसका विस्तार अरावली पर्वत का गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत, यानी विश्व का जो है सबसे पुराना यानी प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, जिसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। इसे अपशिष्ट पर्वत भी जो है कहते हैं, यानी ये टूटा फूटा कटा छटा है तो इस कारण जो है इसको अपशिष्ट पर्वत जो है कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों अरावली पर्वत में? गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू की पहाड़ियों में जो है पाई जाती है। याद रखें दोस्तों माउंट आबू की पहाड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 722 मीटर की ऊंचाई है गुरु शिखर की चोटी की। याद रखेंगे। माउंट आबू आबू की पहाड़ियों में पड़ती है, राजस्थान में, ऊंचाई है गुरु शिखर की 1722 मीटर। इन पहाड़ियों में जो है माउंट आबू की पहाड़ियों में जो है दोस्तों एक जैन मंदिर भी पाया जाता है जिसका नाम है दिलबड़ा मंदिर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिलबड़ा मंदिर का संबंध जो है किस धर्म से है? तो जैन धर्म से संबंध है दिलबड़ा मंदिर का। याद रखेंगे। जो कि दिलबड़ा यानी माउंट आबू की पहाड़ी में स्थित है। माउंट आबू की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यह किस पर्वत का भाग है दोस्तों? अरावली पर्वत का भाग है। याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों रायसीना की पहाड़ी। दोस्तों रायसीना की पहाड़ी जो है कहाँ पर है? दिल्ली में, यानी यह भी जो है अरावली पर्वत का ही जो है भाग है। याद रखेंगे दोस्तों रायसीना की पहाड़ी जो है जिसका विस्तार दिल्ली में है, अरावली पर्वत का भाग है। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना है, यानी राष्ट्रपति भवन जो है दोस्तों रायसीना की पहाड़ी पर बना है, जो कि अरावली पर्वत का जो है भाग है। बनास नदी अरावली पर्वत को दो भागों में बांटती है, यानी यह हो गया दोस्तों हमारा अरावली पर्वत मान लो, और इसको जो है यहाँ से बनास नदी निकलती है, यानी इसको जो है दो भागों में जो डिवाइड करती है वह कौन सी नदी करती है? तो बनास नदी अरावली पर्वत को जो है दो भागों में बांटने का यानी डिवाइड करने का काम करती है बनास नदी। याद रखेंगे।
विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत। दोस्तों विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत जो है मध्य प्रदेश में यानी एमपी में पड़ता है, विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत। यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का विभाजन करता है। दोस्तों यह हो गया दक्षिण भारत, और इधर का जो ऊपर का हो गया यह हो गया हमारा नॉर्थ यानी उत्तर भारत। तो इसको जो है डिवाइड कौन करता है, विंध्य पर्वत यानी विंध्याचल पर्वत। इसको उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का विभाजन करने का काम करता है विंध्याचल पर्वत। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से जो है लाल पत्थर निकाला जाता है। दोस्तों विंध्याचल पर्वत यानी विंध्य पर्वत से जो है लाल पत्थर निकाला जाता है, यानी दिल्ली का जो लाल किला बना है तो इसी पत्थर से बना है। विंध्याचल पर्वत से निकाला जाता है लाल पत्थर। याद रखेंगे पन्ना की खान, जहाँ से जिसको जो है हीरे की खान भी जो है कहा जाता है दोस्तों, एमपी में है और इसी पर्वत पर है। याद रखेंगे दोस्तों विंध्याचल पर्वत पर है पन्ना की खान यानी हीरे की खान, जो कि एमपी में पड़ती है और विंध्याचल पर्वत में पड़ती है। याद रखेंगे विंध्याचल पर्वत का पूर्व विस्तार है दोस्तों, पूर्व में विस्तार यानी पूरब में विस्तार केशोर पहाड़ी। याद रखें दोस्तों विंध्याचल पर्वत का जो है पूरब में विस्तार है उसको जो है केशोर पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों इनका विस्तार कहाँ पर है, एमपी और बिहार में। याद रखें दोस्तों बिहार में। सतपुड़ा पर्वत, दोस्तों सतपुड़ा पर्वत जो है 3 टुकड़ों में बटा है, यानी 3 भागों में जो है यह बटा है। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी दोस्तों कहाँ पर है, राजपीपला पहाड़ी का विस्तार दोस्तों गुजरात और एमपी में है। महादेव पहाड़ी का एमपी में विस्तार है और मैकाल पहाड़ी का एमपी और छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में कुछ ही भाग जो है इसका विस्तार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है विस्तार है मैकाल पहाड़ी का, वह जो है एमपी में है। याद रखेंगे मध्य प्रदेश यानी महादेव पहाड़ी में जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर है। और दोस्तों यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, धूपगढ़ चोटी। याद रखें दोस्तों धूपगढ़ चोटी जो कि सतपुड़ा पर्वत का भाग है, यानी सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों में पड़ती है महादेव पहाड़ी, और महादेव पहाड़ियों में पड़ती है सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। याद रखेंगे धूपगढ़ एमपी व सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों धूपगढ़ चोटी जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश व सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक चोटी एमपी में है और इससे 2 नदियां निकलती है। दोस्तों अमरकंटक चोटी जो है यह भी मध्य प्रदेश में है, इससे जो है 2 नदियों का उद्गम, यानी 2 नदियां जो है यहाँ से निकलती है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक की चोटी से जो है नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक चोटी कहाँ पर है दोस्तों, एमपी में स्थित है। याद रखेंगे सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। दोस्तों सतपुड़ा पर्वत यानी ये सतपुड़ा पर्वत हो गया, ये इधर जो हो गया नॉर्थ हो गया और इधर जो है साउथ हो गया, तो इधर जो है नर्मदा नदी बहती है और इधर जो है सोन नदी बहती है। याद रखेंगे सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। दोस्तों सतपुड़ा के पर्वत में जो है ताप्ती नदी बहती है, यानी साउथ में जो है दोस्तों सोन नदी नहीं बहती है, सॉरी उसके लिए, तो ताप्ती नदी बहती है सतपुड़ा के दक्षिण में। याद रखें दोस्तों सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। याद रखें दोस्तों सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। याद रखें दोस्तों सतपुड़ा की रानी जो है पंचमढ़ी यानी महादेव पहाड़ी में। याद रखेंगे सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, पंचमढ़ी को कहा जाता है, जो कि महादेव पहाड़ी में। याद रखेंगे पंचमढ़ी यानी एक हिल स्टेशन यानी एक पर्वतीय नगर है। याद रखेंगे दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि। दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि क्या है, मालवा का पठार। दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि में आते हैं मालवा का पठार, जिसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान, यानी मालवा का पठार का विस्तार जो है मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान, इन 3 राज्यों में मालवा के पठार का विस्तार विंध्य एवं अरावली के मध्य में है। दोस्तों विंध्य एवं अरावली के मध्य में, यानी विंध्य पर्वत एवं अरावली पर्वत के मध्य यानी बीच में स्थित है मालवा पठार का विस्तार। ढलान उत्तर और पूर्व की ओर है। दोस्तों मालवा का पठार का ढलान जो है उत्तर से पूर्व की ओर है, यानी उत्तर से ऐसा पूर्व की ओर जो है ढलान, यानी कमरे का जो ढलान होता है, जिधर ढलान ज़्यादा होता है उसी तरफ जो है पानी का भाव जो है होता है। चंबल नदी सिंध बेतवा और कैन नदियों का उद्गम होता है। दोस्तों मालवा के पठार से जो है चंबल सिंध बेतवा और कैन नदियों का जो है उद्गम जो है होता है। याद रखेंगे निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से। दोस्तों मालवा के पठार का जो है निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण हुआ है दोस्तों इसका बेसाल्ट चट्टानों यानी
यह ज्वालामुखी के लावा से बनती है, याद रखें दोस्तों, ज्वालामुखी के लावा से बनती है। बेसाल्ट चट्टानें, याद रखेंगे। यह बेसाल्ट चट्टानों में जो काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए यानी उपयुक्त यानी सबसे अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, याद रखेंगे। बेसाल्ट चट्टानों में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। और बेसाल्ट चट्टानें किससे बनती है? ज्वालामुखी के लावा से, यानी याद रखेंगे जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है तो बहुत मात्रा में यानी बहुत अधिक दूर क्षेत्रफल जो है घेर लेता है। और जब वह ठंडा होता है तो उससे जो है काली मिट्टी का जो है निर्माण होता है। अब आता है दोस्तों बुंदेलखंड का पठार। विस्तार कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, याद रखें दोस्तों। बुंदेलखंड के विस्तार पठार का जो है विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड के पठार में जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले। दोस्तों बघेलखंड का पठार है, विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बघेलखंड में उत्तर प्रदेश के 2 जिले आते हैं, याद रखेंगे। अब आता है चौथा छोटा नागपुर का पठार, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में जो है छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है। सबसे ज़्यादा विस्तार जो है झारखंड में है, फिर उससे कम जैसे जैसे जो सबसे पहले उसमें सबसे ज़्यादा विस्तार है, याद रखेंगे। खनिजों में समृद्ध है दोस्तों, खनिजों में समृद्ध यानी यहाँ से लोहा और कोयला अधिकतम मात्रा में निकाला जाता है छोटा नागपुर के पठार से, याद रखेंगे। इसे भारत का रुर प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों। इसे जो है भारत का रुर प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि जर्मनी में भी एक शहर है, रुर शहर नाम है, जहाँ से भी जो है कोयला और लोहा जो है निकाला जाता है। उसी की अपेक्षा यानी उसी की तुलना के रूप में जो है इसे भारत का जो है रुर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो है कोयला और लोहा जो है निकाला जाता है, इसलिए जो है इसको जो है रुर प्रदेश यानी भारत का रुर प्रदेश जो है कहते हैं। दामोदर नदी, दोस्तों दामोदर नदी जो है इस पठार को 2 भागों में बांटती है, यानी छोटा नागपुर के पठार को जो है दामोदर नदी जो है 2 भागों में बांटने का जो है काम करती है। यानी इधर पहला यानी यह हो गया तो छोटा नागपुर का पठार, एक भाग यह हो गई, यानी यह हो गई दामोदर नदी यानी बीच से निकलती। इधर का भाग है हजारी भाग पठार और इधर का हो गया दोस्तों रांची का पठार। तो हजारीबाग पठार जो है उत्तर यानी नॉर्थ में हो गए, इधर का हो गया दोस्तों साउथ में। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हजारीबाग पठार की? पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, याद रखें दोस्तों, जो कि झारखंड में है। सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर पठार की, याद रखें दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर के पठार की कौन सी? पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है, झारखंड में है। अब आता है दोस्तों साउथ का हिस्सा यानी रांची का पठार, जो कि दक्षिण में है। चर की पहाड़ी, दोस्तों इसमें जो है चर की पहाड़ी पड़ती हैं, यह झारखंड में है। झारखंड का जिला सिंहभूम में जो है जादूगोड़ा की खान पड़ती है, जहाँ से जो है यूरेनियम के लिए जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। रांची यानी चरकी की पहाड़ी झारखंड में है। और झारखंड का एक जिला पड़ता है सिंहभूम में जो है जादूगोड़ा की खान है, जो कि यूरेनियम के लिए जो है प्रसिद्ध है। यानी यूरेनियम निकाला जाता है कहाँ से? जादूगोड़ा की खान से, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। मेघालय का पठार यानी शिलोंग का पठार, यह राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार है दोस्तों। राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार है मेघालय का पठार यानी शिलोंग का पठार। यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है दोस्तों। यह जो है प्रायद्वीप का पठार का जो है हिस्सा है। मेघालय के पठार की पहाड़ियाँ दोस्तों, मेघालय के पठार की पहाड़ियाँ। तो आप जानेंगे मेघालय के पठार में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों इस पठार के बारे में मैं पहले आपसे भी बता चुका हूँ, यानी पहले भी पिछली क्लास में मैंने मेघालय के यानी शिलोंग के पठार के बारे में बताया। तो इसमें जो है 5 पहाड़ियाँ आती हैं। 5 पहाड़ियाँ आती हैं, खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी। यानी ये 5 पहाड़ी आती हैं, खासी, गारो, जैंतिया, मिकिर और रेगमा। खासी पहाड़ियों में दोस्तों चेरापूंजी और मासिनराम, ये 2 जगह पड़ती हैं। यानी चेरापूंजी और मासिनराम में जो है विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। यानी मासिनराम खासी की पहाड़ियों में पड़ता है, एक शहर है जहाँ पर जो है विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। यानी वर्षा मापी गई 1150 सेंटीमीटर हुई थी, यानी सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पर? मासिनराम में होती है, जो कि मेघालय में पड़ता है। मेघालय यानी खासी की पहाड़ियों में पड़ता है। मासिनराम, विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। मेघालय की राजधानी शिलोंग, दोस्तों मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है, याद रखेंगे। गारो
पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी, ये तीन पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये जो है मेघालय राज्य में पड़ती हैं। और मिकिर और देगमा पहाड़ी, ये दो पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों असम राज्य में जो है पड़ती हैं। याद रखें दोस्तों, ये दो पहाड़ियाँ असम राज्य में पड़ती हैं। कौन सी? मिकिर और देगमा पहाड़ी। और खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ ये जो हैं मेघालय में पड़ती हैं। यानी ये पाँचों जो हैं अपने अपने राज्यों की ये जनजातियाँ भी हैं। यानी दोस्तों ये खासी, गारो और जयंतिया ये जनजाति भी हैं मेघालय राज्य को। मिकिर और देगमा जो है ये भी जो है असम राज्य की जनजाति भी हैं। याद रखेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत को जो है भिरंस का गार भी जो है कहा गया है। विस्तार कहाँ पर है? ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। याद रखेंगे। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ऊंचाई है 1200 मीटर। याद रखें दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 1200 मीटर जो है ऊंचाई है किसकी? पश्चिमी घाट पर्वत की। याद रखेंगे। दूसरा सबसे लंबा पर्वत है दोस्तों, दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। यानी सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? हिमालय, जिसकी 2400 किलोमीटर लंबाई है। और पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। याद रखेंगे। दूसरा नाम क्या है पश्चिमी घाट पर्वत का दोस्तों? दूसरा नाम है सह्याद्री। यानी पश्चिमी घाट पर्वत को जो है सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। 16 अक्षांश दोस्तों, 16 अक्षांश जो है इस पर्वत को दो भागों में बांटती है। यानी 16 अक्षांश रेखा जो है इस पर्वत को जो दो भागों में बांटती है। यानी गोवा से होकर जो निकलती है जाती है 16 अक्षांश, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। याद रखेंगे। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, यानी इसको दो भागों में बांटती है। ये हो गया दोस्तों हमारा, हो गया ये पश्चिमी घाट पर्वत। यानी इधर से जो है जब गोवा से जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है तो इधर का हिस्सा हो गया नॉर्थ और इधर का हो गया साउथ। यानी इधर का उत्तरी सह्याद्री और नीचे का दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री में दोस्तों कलसुबाई चोटी पड़ती है, जो कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी चोटी है महाबलेश्वर चोटी, जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ये दोनों जो है महाराष्ट्र में पड़ते हैं। यानी उत्तरी सह्याद्री में दो चोटियाँ पड़ती है। कलसुबाई चोटी जो कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी है महाबलेश्वर चोटी, जो जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। महाबलेश्वर चोटी, यानी महाबलेश्वर चोटी और कलसुबाई चोटी जो है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं ये दोनों। अब आती हैं दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री यानी साउथ सह्याद्री। इसमें भी दोस्तों दो चोटियाँ आती हैं। कुद्रेमुख चोटी जो कि दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। और ब्रह्मगिरी चोटी, कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी चोटी से, दोनों कर्नाटक में पड़ती हैं। याद रखें दोस्तों, दोनों जो है ये चोटियाँ कर्नाटक में पड़ती हैं। कौन कौन सी? कुद्रेमुख चोटी और ब्रह्मगिरी चोटी। याद रखेंगे। कुद्रेमुख चोटी से दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। ब्रह्मगिरी चोटी से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। और ये दोनों चोटियाँ जो हैं दोस्तों कर्नाटक राज्य में। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पड़ती हैं दोस्तों? यह पड़ती है दोस्तों, यह हो गया पूर्वी घाट पर्वत, और ये हो गया पश्चिमी घाट पर्वत, और यह हो गया दक्षिणी घाट पर्वत। यानी पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। तो इनके बीच में जो है पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। याद रखेंगे। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है पड़ती हैं। इनका विस्तार कहाँ तक है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर है। याद रखें दोस्तों, मिलान बिंदु पर है नीलगिरी की पहाड़ी जो है कहते हैं। याद रखेंगे। सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नीलगिरी पर्वत की? तो डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी यानी डोडा बेट्टा की ऊंचाई 2637 मीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत, यानी जो नीचे का जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको दक्षिण भारत जो है कहा जाता है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन ऊटी, ऊतक मंडल। ऊटी यानी ऊतक मंडल के नाम से जानते हैं। शांत घाटी इस पहाड़ी पर स्थित है, जो कि केरल में। याद रखेंगे।
यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। शांत घाटी में जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता यानी जीव जंतु यानी पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो शांत घाटी में जो है पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा जीव जंतु। शांत घाटी में सदाबहार वन पाए जाते हैं, याद रखें दोस्तों। शांत घाटी में जो है सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं, याद रखेंगे। इस पहाड़ी पर टोडा जनजाति निवास करती है दोस्तों। इस पहाड़ी पर जो है टोडा जनजाति जो है निवास करती है दोस्तों। ये सभी जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है पड़ती हैं, याद रखेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता वाला पर्वत कौन सा है, तो पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ पर है दोस्त। पश्चिमी घाट पर्वत जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो है पर्वत है, याद रखेंगे। अगर घाटी की बात की जाए तो साइलेंट वैली या साइलेंट वैली है सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाली घाटी, याद रखेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2012 में यूनेस्को की धरोहर में जो है शामिल किया गया था, यानी पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2012 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत। आपसे पहले पढ़ा था दोस्तों हमने पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत, यानी इधर का हिस्सा आता है पूर्वी घाट पर्वत। और अभी तक पहले पढ़ा था दोस्तों हमने ये पश्चिमी घाट पर्वत जो है पढ़ा था, याद रखेंगे। ऊंचाई कितनी है दोस्तों इसकी, 700 से 1100 मीटर, याद रखेंगे। पूर्वी घाट पर्वत की विस्तार कितना है, महानदी से नीलगिरी पहाड़ी तक, याद रखेंगे। यह कटा छटा पर्वत है, यानी यह कटा छटा पर्वत है। जब इससे जो है नदियाँ निकलती यानी विस्तार होता है, जब यह हो गया है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत, जब इससे जो है नदियाँ निकलती हैं तो इसको जो है काट छाट देती हैं, बीच में से जो है काट जाती हैं, तो यह जो है टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो नदी से जो है काट दिया है। और इस पर्वत की पहाड़ी यानी चोटी महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। 1500 मीटर की ऊंचाई है, उड़ीसा राज्य में, याद रखें दोस्तों। उड़ीसा राज्य में महेंद्रगिरी चोटी, याद रखेंगे, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी जो है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। उड़ीसा राज्य में, याद रखें दोस्तों, उड़ीसा राज्य में है। मल्लेलम पहाड़ी दोस्तों, मल्लेगिरी पहाड़ी जो है उड़ीसा राज्य में। नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में, याद रखेंगे। पालकोंडा पहाड़ी और बेलीकोंडा पहाड़ी, याद रखेंगे। बेलीकोंडा पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सेवरॉय पहाड़ी और जावारी पहाड़ी, याद रखें दोस्तों। ये सभी जो हैं पूर्वी घाट पर्वत की पहाड़ियाँ। और अन्नामलाई पहाड़ी जो कि केरल में, याद रखें दोस्तों, जो कि केरल में है। अनाईमुड़ी जो है सबसे ऊंची दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी 2600 मीटर 2697 मीटर की ऊंचाई है किसकी, अनाईमुड़ी की, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, याद रखें दोस्तों। दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई है 2697 मीटर। यह पश्चिमी घाट पर्वत और केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। यह पश्चिमी घाट पर्वत एवं केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनाईमुड़ी चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2697 मीटर है, याद रखें दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इलायची या कार्डेमम पहाड़ियाँ दोस्तों, इलायची या कार्डेमम पहाड़ियाँ, इलायची यानी कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर पड़ती हैं दोस्तों, केरल और तमिलनाडु में पड़ती हैं। इलायची यानी कार्डेमम पहाड़ियाँ, यहाँ पर जो है इलायची की खेती की जाती है, तो इसीलिए जो है दोस्तों इनको इलायची की पहाड़ियाँ जो है कहा जाता है। यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है दोस्तों। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो है कौन सी है, इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी है, जहाँ पर जो है इलायची की खेती की जाती है। इसी कारण जो है इनको इलायची की पहाड़ी जो है कहा जाता है। पालिनी पहाड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। पालिनी पहाड़ी पर्वतीय नगर कहाँ पर है, कोडाई कनाल, पर्वतीय नगर दोस्तों, पर्वतीय नगर है कोडाई कनाल, जो कि तमिलनाडु में है, याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु में, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों तटीय मैदान निर्माण नदियों द्वारा जमा अवसाद से हुआ, यानी जब नदियाँ जो हैं अपने साथ वेस्ट मटेरियल यानी पत्थर, कूड़ा करकट या धूल मिट्टी जो भी उसके कण होते हैं उनको बहा कर लाती है, उनको जो है जमा कर देती है, तो उनसे जो है तटीय मैदानों का जो है निर्माण जो है होता है। ये तटीय मैदान जो है दोस्तों इस क्षेत्र में जो है बनते हैं, यानी इधर जो है बनते हैं, ये तटीय क्षेत्र होता है, इनका निर्माण जो है तटीय मैदान होते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। गुजरात के मैदान को जो है क्या कहा जाता है, काठियावाड़ का मैदान कहा जाता है। महाराष्ट्र और गोवा के मैदान को कोंकण तट जो है कहा जाता है।
कर्नाटक के मैदान को कनारा या कन्नड़ तट जो है कहा जाता है। केरल का मैदान को मालाबार तट याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के मैदान को बैगा तट कहते हैं। उड़ीसा के तट को उत्तुकाल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश के मैदान को उत्तरी सरकार तट जो है कहा जाता है। और तमिलनाडु के मैदान को कोरोमंडल तट जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, तटीय मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा जमा अवसाद से होता है। गुजरात के मैदान को जो है काठियावाड़ मैदान कहा जाता है। महाराष्ट्र और गोवा के मैदान को कोंकण तट, कर्नाटक के मैदान को कनारा या कंकड़ तट जो है कहा जाता है। केरल के मैदान को कहा जाता है मालाबार तट। पश्चिमी बंगाल के मैदान को बैगा तट। उड़ीसा का तट कहलाता है उत्काल तट जो है कहलाता है। आंध्र प्रदेश के मैदान को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। और तमिलनाडु के मैदान को कहते हैं दोस्तों कोरोमंडल तट। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।